हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस लॉ। ठीक है, सो ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं डेफिनेशंस का, एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशंस जो फर्दर पॉइंट्स थे। ठीक है, सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें हमने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था, एंड जो फर्दर डेफिनेशंस है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्या क्या डेफिनेशंस हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडियन डिपोजिटरी रिसीट, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। सो बिजनेस लॉ में आपकी फर्स्ट यूनिट जो था वो डेफिनेशंस का था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट डिफाइन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सेक्शन 247। सेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिजनेस लॉ में आपको जो सेक्शंस गिवन है वो जरूर से लिखने हैं अपने आंसर में। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो आंसर का इंप्रेशन है वो टीचर पर अच्छा पड़ेगा कि भाई बच्चे को पता है कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें गिवन है। एज अंडर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेफर टू सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। सब सेक्शन में आपका 6 है, एंड सेक्शन 149 का सब सेक्शन 6 में आपको गिवन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। सेक्शन 149(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ क्या बोला है, अगर कंपनी के रिलेशन में हम देखें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा डायरेक्टर जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ना ही होल टाइम डायरेक्टर होता है, और ना ही नॉमिनी डायरेक्टर होता है। उसके अलावा जो डायरेक्टर है उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझ में आ गया क्या होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडियन डिपोजिटरी रिसीट्स, आईडीआर। ठीक है, आईडीआर क्या होते हैं। कंपनीज एक्ट डिफाइन इंडियन डिपोजिटरी रिसीट इन सेक्शन 248 एज अंडर। 248 में गिवन है। ठीक है, सेक्शन 248 में इंडियन डिपोजिटरी के बारे में गिवन है। Indian depository receipt means any instrument in the form of depository receipt created by a domestic depository in India and authorized by a company incorporated outside India making an issue of such depository receipts. So देखो Indian depository receipts क्या है, यहाँ पर बोला है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डिपोजिटरी रिसीट के फॉर्म में हो। ठीक है, एक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डिपॉजिटरी रिसीट की फॉर्म में हो, एंड किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, वो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया। इंडिया में जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है उसके द्वारा किया जा रहा है क्रिएट, एंड ऑथोराइज्ड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर जो कंपनी है उसके द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट, ऐसी डिपॉजिटरी रिसीट को इशू करने के लिए। ठीक है, एंड IDR इज इशूड बाय अ फॉरेन फर्म दैट कैन नॉट गो थ्रू द इंडियन लिस्टिंग प्रोसेस। अब देखो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्यों बनाए जाते हैं, यहाँ पर बताया कि IDR जो है वो एक फॉरेन फर्म के द्वारा इशू की जाते हैं जो इंडियन लिस्टिंग प्रोसेस में नहीं जा सकती। ठीक है, लिस्टिंग प्रोसेस जो है कि भाई इंडिया की जो कंपनीज हैं वो पूरी लिस्ट होती है, सारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, एंड जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं वो लिस्टेड नहीं होती हैं, बट जो सारी कंपनीज हैं वो लिस्ट होती हैं। तो उस प्रोसेस में वो जो फॉरेन फर्म है वो नहीं जा सकती, इसलिए वो IDR इशू करती हैं। An IDR is beneficial for a foreign firm that wishes to share the risk and rewards of offering with Indian shareholders. IDR जो है Indian Depository Receipts जो है वो beneficial होते हैं फॉरेन फर्म के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो विश करती है कि वो अपना रिस्क शेयर करे या फिर अपने रिवार्ड शेयर करे। रिस्क का मतलब कि भाई आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क पर करोगे। ठीक है, एंड जो भी डिसीजंस ले रहे हो अगर आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। एंड रिवार्ड्स मींस कि आपको जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो किसी भी इंडियन शेयर होल्डर के साथ। ठीक है, सो वो IDR के थ्रू होता है।
IDRs आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज। IDRs जो है वो किस में डिनोमिनेट होती है? रुपीज में, क्योंकि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है तो इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज, तो ये रुपीज में डिनोमिनेटेड होती है। IDRs वुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड प्लेस ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। IDR जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल मीन्स कि हम इसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में इसको प्लेस कर सकते हैं। IDR एंड GDR के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो IDR जो है वो हमारी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है एंड GDR जो होती है वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है। सो डिपॉजिटरी रिसीट्स आर मोर कन्वीनियंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन परचेजिंग स्टॉक इन फॉरेन मार्केट। अब देखो यहाँ पर बोला कि हम स्टॉक मार्केट में भी प्लेस कर सकते हैं IDR एंड ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो कन्वीनियंट है एंड लेस एक्सपेंसिव है परचेजिंग स्टॉक से, कि भाई अगर आप किसी भी फॉरेन मार्केट में परचेज करोगे स्टॉक, ठीक है, खरीदोगे स्टॉक, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू करते हो तो स्टॉक मार्केट में आपकी डिपॉजिटरी रिसीट्स बेनिफिशियल रहती हैं। डिपॉजिटरी रिसीट्स हेल्प इंटरनेशनल कंपनीज टू रेज कैपिटल ग्लोबली एंड इनकरेज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो जो इंटरनेशनल कंपनीज है, इंटरनेशनल मीन्स की जो एक से ज्यादा नेशन में वर्क करती हैं, ठीक है, तो उनके लिए कैपिटल रेज करने में बहुत हेल्पफुल रहता है एंड जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेज करता है कि भाई आप अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज को हेल्प करती है कैपिटल रेज करने में पूरे ग्लोब में, ठीक है, एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करती है। सो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स समझ में आ गया क्या होती है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड किस में डिनोमिनेटेड होती है? रुपीज में डिनोमिनेटेड होती है एंड जो कंपनीज है उनके लिए हेल्पफुल रहती है। स्टॉक मार्केट में भी हेल्पफुल रहती है क्योंकि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मीनिंग ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होती है? देखो कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है, बट वन पर्सन कंपनी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। कंपनी एक्ट डिफाइन वन पर्सन कंपनी इन सेक्शन 262। कंपनी एक्ट में जो है वो 262 में वन पर्सन के बारे में बताया गया है। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। नाम से समझ में आ रहा है पहली बात तो, ठीक है, कि एक ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ एक ही मेंबर है, सिर्फ एक ही पर्सन उसमें मेंबर है, वो वन पर्सन कंपनी कहलाती है। इन अदर वर्ड्स वन पर्सन कंपनी इज डिस्क्राइब्ड एज प्राइवेट कंपनी। वन पर्सन कंपनी को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ वन पर्सन कंपनी, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं वन पर्सन कंपनी की? फर्स्ट वन इज वन पर्सन कंपनी डोंट हैव टू कंडक्ट एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं बिठाना पड़ती, क्यों? क्योंकि भाई एक ही पर्सन है उसमें, सारी चीजें वही कर रहा है। दूसरी चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्टर कुड साइन द एनुअल रिटर्न्स टू। अब देखो कैश फ्लो क्या बोला है? कैश फ्लो का मतलब कि भाई कितना पैसा आपका गया फर्म से एंड कितना पैसा आया, ठीक है, वो कैश फ्लो होता है। डायरेक्टर साइन कर सकते हैं एनुअल रिटर्न्स भी। अ कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड। और कंपनी सेक्रेटरी की यानी कि CS की भी उसमें कोई जरूरत ही नहीं होती जब वन पर्सन कंपनी है तो। प्रोविजन रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट अप्लाइड टू वन पर्सन कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी इसमें कोई जरूरत नहीं होती है एंड कोई भी प्रोविजन इसमें नहीं होता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके। डायरेक्टर कैन टेक होम मोर रेम्युनरेशन एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। अब जो और कंपनीज हैं उससे ज्यादा रेम्युनरेशन लेके जा सकते हैं वन पर्सन कंपनी के डायरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला है, जैसे आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम तो पता होंगे, बट वन पर्सन कंपनीज के यहाँ पर कौन कौन से नाम है वो हम देख लेते हैं कि जो वन पर्सन कंपनी है वो कौन सी है। फर्स्ट इज वर्स्ट ऑनलाइन वन पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो वन पर्सन कंपनी है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ प्राइवेट कंपनी। तो जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उनके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, ठीक है, एंड जो पब्लिक कंपनी होती है उनके आगे सिर्फ लिमिटेड लगा होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी है उनके आगे सिर्फ लिमिटेड लगा होगा, इट मीन्स कि वो पब्लिक कंपनी, एंड जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा
होगा, इट मीन्स कि वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, वास्ट ऑनलाइन हो गई आपकी, एंड सेकेंड इज इवॉल्व टू अचीव 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सो इस तरीके की और भी कंपनीज है 1% कंपनी, आप सर्च करके देखिए एंड उसके नाम कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? अभी हमने देखी 1% कंपनी, अब स्मॉल कंपनी क्या है? कंपनीज एक्ट डिफाइंड स्मॉल कंपनीज इज सेक्शन 285 में गिवन है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अलावा जो कंपनी है उसको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। फर्स्ट वन इज, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़। ठीक है, क्या बोला है? जिसका शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सच हायर अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब्ड, एंड हायर अमाउंट यहाँ पर क्या बताया गया है कि 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड यहाँ पर बोला है पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड कितना किया गया है? 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 20 crore provide that nothing in this clause shall apply। यहां पर बोला है कि टर्नओवर जो है इसके लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड सच हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब किया है वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड फर्स्ट वन यहाँ पर आपको दिया गया है होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी। कौन कौन अप्लाई करता है इसमें? सो फर्स्ट इज होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो सारी चीजें होल्ड करती है, उसके अंडर जो होती है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। सेकेंड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंडर जो कंपनी रजिस्टर है वो स्मॉल कंपनी होती है। एंड थर्ड इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एन स्पेशल एक्ट। जो कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट की जा रही है। ठीक है, सो स्मॉल कंपनी क्या होती है? आई होप समझ में आ गया होगा। स्मॉल कंपनी क्या है? यहाँ पर आपको जो लिमिट है वो याद रखनी है, नॉट एक्सीड 50 लाख एंड नॉट मोर देन 5 करोड़। ठीक है, एंड नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड नॉट मोर देन 20 करोड़। ठीक है, सो ये होती है हमारी स्मॉल कंपनी। आई होप अच्छे समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया डेफिनेशंस के बारे में। ऑलरेडी हम बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। सो ये हमारी डेफिनेशन रह गई थी फर्स्ट यूनिट की, जो हमने देखी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेकेंड इंडियन डिपोजिटरी रिसीट्स, एंड थर्ड 1% कंपनी, एंड फोर्थ स्मॉल कंपनी। सो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।